देश के पर्सपेक्टिव में, राज्यों के पर्सपेक्टिव में। और इससे पहले मैं जरूर श्रीलंका की बात करूंगी, क्योंकि श्रीलंका में जिस तरीके के हालात पनपे, हम सब ने इस बात की चर्चा की कि अगर श्रीलंका को किसी ने डुबोया तो उसके कर्ज के जाल ने उसको डुबोया। भारत के पर्सपेक्टिव में जब हम फ्रीबीज की बात करते हैं, वो इसीलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि चुनाव जीतना है। अब चुनाव तो जीत गए, ऐलान भी कर दिया, लेकिन ठन गोपाल पैसा है नहीं, तो फिर करेंगे क्या? कर्जा लेंगे, कर्जा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और देश जिसको हम कहते हैं कि आने वाले वक्त में इकोनॉमिक लिहाज से मजबूत बनेगा, वो तो कर्जे के जाल तले दबा हुआ है। नमस्कार पूर्णिमा, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। बहुत बढ़िया आपने बात कही, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सत्ता सिर्फ हथियाना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप जनता को इस चीज के लिए जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जनता इस बात को नहीं जानती कि जो शॉर्ट टर्म वादे आपसे किए जाते हैं, ये 1500 रुपए आपके अकाउंट में डालना, ये आपको लिए बिजली फ्री करना, ये आपके आने वाली पुश्तों के लिए ये नुकसान करने वाला है। कैसे करने वाला है, मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से बता देता हूं। अब हमने जैसे उदाहरण के तौर पे ओपीएस ले लें हम। अब ओपीएस का वादा करके हिमाचल में इलेक्शन, मुझे याद है मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे डिबेट करी थी, तो एक अंग्रेजी में कहावत होती है पूर्णिमा, गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर गुड पॉलिटिक्स और बैड इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है ज्यादातर राज्यों में। सत्ता हथियाना के लिए बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करी जाती हैं, और ये नहीं देखा जाता कि इसका बाद में क्या असर होगा। बाद में असर ये होगा कि आपको अपनी तनख्वाह, मंत्रिमंडल को, हालांकि वो एक सूचक के तौर पे है, चलो भाई एक जेस्चर कर दिया दिखाने के लिए कि देखिए हम अपनी तनख्वाह छोड़ रहे हैं, बजाय आपकी रोकने के बजाय। शरद जी, बस इसमें एक बात ऐड कर रही हूँ, इसमें बस एक बात ऐड कर रही हूँ, ये नहीं कहा है कि आप छोड़ दीजिए, ये कहा है फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे हालात सुधरेंगे तो। अब आगे हालात सुधरेंगे तब उसके बाद देंगे, तो वो भी तो बोझ ही हुआ ना। और मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने पूर्णिमा। हम इसको मैक्रो पर्सपेक्टिव में देखें। देखिए आप, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, एक फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है जिसको हम एफआरबीएम कहते हैं। उसके अंतर्गत राज्यों को जो कर्ज लेने की कैपेसिटी है वो 25% नहीं होनी चाहिए। और हाल की जो फाइनेंस कमीशन आई उसने तो कहा इसको आप 20% करिए, और कहा अभी हम 91,000 करोड़ का हिमाचल के ऊपर पूरा का पूरा कर्ज है। 2 लाख करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा उनकी जीएसडीपी है, तो इसका मतलब करीब करीब 40% से भी थोड़ा ज्यादा इस समय कर्ज पहुंच चुका है। तो देखिए कहां 20% जो एफआरबीएम में लिस्टेड है, और कहां जाके 40%। पंजाब जैसे राज्य पे तो 50% है, अरुणाचल की भी अभी आप बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है जनता को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता अगर ये समझेगी, और मैं बताऊं जी ओपीएस का प्रभाव क्या होगा अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है। हमारे माननीय प्रवक्ता ने कहा कि भाई हम ध्यान रखते हैं जिन्होंने सारी उम्र सरकारी काम किया है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो निजी क्षेत्र में उनके राज्य में रोज रहते हैं, लोग रहते हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? आप उनके लिए भी पेंशन शुरू करिए, क्यों नहीं करते आप उनके लिए? ज्यादा लोग तो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, आपको पेंशन मिलती है? मैं पूछूंगा पूर्णिमा, आपको पेंशन मिलेगी? नहीं साहब, नहीं मिलेगी, मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी। मुझे कोई पेंशन नहीं देने वाला। और मैं, मुझे पूरा करने दीजिए पूर्णिमा। ओपीएस की वजह से ये होगा, और बहुत कम लोग जानते हैं कि आने वाली जनरेशन को सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे पेंशन में चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल का विकास, बेतहाशा बारिश हो रही है हिमाचल में पूर्णिमा, और जो भूस्खलन हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, क्या सरकार के पास आज पैसा है उसको रीबिल्ड करने के लिए, उसको दोबारा बनाने के लिए? इसका जवाब है ना। तो आप देखिए कि कहां जाके क्षति पहुंच रही है। एक छोटी सी बिजली का मुफ्त बिल आपको कहां जाके मार रहा है। मुझे लग रहा है लोगों को यह समझना होगा, जनता को, वोटर्स को जागरूक होना होगा कि आप इसकी कीमत एक हाथ से दे। पॉइंट टेकन शरद कौले साहब। और इसके साथ साथ बीजेपी तो ये भी कहती है कि भाई क्योंकि हिमाचल जिस तरीके का उसका आकार है, उसके हिसाब से उसको औद्योगिक निवेश बहुत ज्यादा मिल चुका है, लेकिन क्योंकि उनका नीतिगत फेलियर है, इस वजह से वो उसको भी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। दीपक जी से इसका जवाब लूंगी, जिसको जो अभी शरद कोहली जी ने उठाया, लेकिन उससे पहले सौरभ दुबे मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मुफ्त की योजनाएं देने में, और आपको याद होगा उसमें कोर्ट की सख्त टिप्पणियां, फ्रीबीज, रेवड़िया कल्चर, ये हम सब जानते हैं कि अमूमन हर राज्य में इसी तरीके के हालात हैं कि आप चुनाव से पहले ऐलान कर दीजिए हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, आपको आधी आबादी को साधना है, आप उनके लिए ऐलान कर दीजिए, आप किसानों के लिए ऐलान कर दीजिए, सब्सिडी, सब कुछ आप कर दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर पैसा कहाँ है? और हिमाचल प्रदेश जो जिसका जिक्र भी शरद जी कर रहे थे, अब तो वो डेप लेने की कैपेसिटी को भी एग्जॉस्ट कर चुका है। मतलब अब वो इससे ज्यादा कर्ज ले नहीं पाएगा, वो उस कैपेसिटी को भी वो
एग्जॉस्ट कर चुका है। तो ये कल्चर इतना ज्यादा खराब है कि आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को ये खराब कर रहा है। बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए एक शेर है दुष्यंत कुमार का कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। तो आप हर एक घर में चिराग बांटने चले थे, आज पूरे शहर के लिए एक चिराग आपके लिए जो है वो जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। देखिए ये जो विषय है जिस पर आज डिबेट हो रही है ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत गंभीर इसलिए है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर हम इस तरह का दुष्परिणाम हम देख रहे हैं फ्री बीज के कारण जो है, तो आने वाली पीढ़ी कहां पर जाएगी, यह देश कहां पर जाएगा। देखिए अभी प्रांतों में अगर हम बांट के देखें कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अभी विषय ये है कि अगर हम फ्री बीज पर लगाम नहीं लगाते, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना दायित्व पूरा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया था चुनाव के पहले कि आप कोई भी ऐसा वादा नहीं करेंगे जो वहां पर जनता के साथ धोखा हो और सरकारी आंकड़ों में जो है वो फेल हो जाए। बावजूद उसके राजनीतिक पार्टियों ने किया, क्योंकि सत्ता इतनी ज्यादा हावी हो गई है, राजनीतिक पार्टियों के लिए सत्ता इतना ज्यादा महत्व रखती है कि जो प्रदेश की जनता है, जो देश की जनता है, वो उनको ये बताइए ओपीएस की बात कर रहे हैं। अब ओपीएस की अगर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वो कितनी दूरदृष्टि थी उनकी, अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया राजनीतिक, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे कि अगर एक वोट से सरकार गिरती है तो गिर जाने दो, कोई समस्या नहीं है, तो उन्होंने ओपीएस पे अगर निर्णय कोई लिया तो वो जनता के फायदे के लिए लिया था, देश के फायदे के लिए लिया था, हमारी आने वाली पीढ़ियों के फायदे के लिए लिया था, ताकि देश में कभी घाटा ना हो, राज्यों को कभी घाटे में कोई राज्य आर्थिक रूप से जो है ना डूब जाए। और वही स्थिति आज हमको देखने को हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। 87,500 करोड़ के आसपास का लगभग जो है 1000 करोड़ के आसपास जो है अब घाटे में चल रहे हैं। अभी 2-3 महीने बाद ये 94,000 के आसपास जो 94,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आ जाएगा। इतना बड़ा कर्ज में अगर आप डूबने जा रहे हैं, उस पर आप ऐसे जो है दिखाने के लिए मच्छर, मतलब टोटल अगर आप इनकम निकालेंगे ना कि अगर सारे विधायकों का वेतन काट लिया जाए 2 महीनों का, मंत्रियों का काट लिया जाए, जो वहां पे निगम के चेयरमैन है उनका काट लिया जाए, तो भी वो 1 करोड़ के आसपास का आंकड़ा नहीं होता है। मतलब आप देखिए कि आप जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राजनेता जो होते हैं वो तो ऑलरेडी बहुत मजबूत होते हैं पृष्ठभूमि से। और अगर आपको वाकई में उदाहरण पेश करना था, अगर वाकई में, तो आप अपनी स्कीमों को ये साफ साफ कहते हैं कि अभी वर्तमान में स्कीम हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि जो सब्सिडी बिजली पे दे रहा है, मात्र बिजली की सब्सिडी से 19,800 करोड़ जो है वो लागत आपके ऊपर आ रही है। वो कहां से लेकर के आएंगे आप? आप क्या चीज बेच करके लाएंगे? आप बताइए। जब आपके राज्य का उतना वित्तीय बजट नहीं है, उससे ज्यादा आप घाटे में जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय हो गया है। और जिस प्रकार से जो है सीएम साहब वहां पर उन्होंने एक बात को रखा, और दूसरी तरफ जो है वो आप अरुणाचल प्रदेश की बात कह रही हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भी स्थिति लगभग जो है वो वैसे ही है। लेकिन चूंकि ये पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर कभी भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है। सुनिए, इसीलिए इनके पास रिजर्व होना भी जरूरी है, रिजर्व भी होना चाहिए इनके पास। और उस रिजर्व बजट का जो है वो, क्योंकि यहाँ की जनता देखिए अभी जिस प्रकार से उत्तराखंड में हमने देखा भूस्खलन हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में देखा भूस्खलन हो रहा है, भाई केंद्र से तो आपको मदद करेगा और करना चाहिए केंद्र सरकार को तो, लेकिन आपके पास जो रिजर्व का बजट है वो ना होने के साथ साथ आपके पास राजनीतिक जो आपका वित्तीय बजट है वो इतने घाटे में है कि आप तनख्वाह देने के लायक नहीं रहेंगे। और जब तनख्वाह नहीं देंगे, तो मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक थे पहले, उनकी तनख्वाह आती थी 4-4, 5-5 महीने में। आपको याद होगा पूर्णिमा जी? हम जो है उसमें जो है 4 महीने 5 महीने में जाकर के जो सरकारी मास्टर होते थे उनकी तनख्वाह आती थी। आज जाकर के वित्तीय स्थिति अच्छी हुई, 1 तारीख को सबके खाते में तनख्वाह आ जाती है। तो जनता के हित में जो कार्य हो, जो प्रदेश के हित में कार्य हो, वो सभी सरकारों को सोचना चाहिए। इसलिए दीपक जी से मेरा निवेदन है, जो अपनी गलती है उसको स्वीकार करें और राजनीतिक यहाँ पर जो है दीपक जी, अगर आप कहते हैं डेप लेगेसी की बात, आपने कहा कि भाई बीजेपी की सरकार ने हमें इतना कर्जा दे दिया, हम तो उसको ढोकर चल रहे हैं। तो यहाँ तो विमल सिंह जी, उनसे मैंने राजस्थान का सवाल पूछ लिया, तो वो भी कह सकते हैं कि राजस्थान में आपने इतना कर्जा दे दिया, ढोकर हम चल रहे हैं, करेंगे, इसको सुधारेंगे। आप ऐसा सोचिए सर कि जिस स्टेट में आप सरकार चला रहे हैं पहाड़ी राज्यों में शामिल है, जिसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन सभी पहाड़ी राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य हिमाचल है जिस पर इतना सबसे ज्यादा कर्जा है। कर्ज लेने की कैपेसिटी को आप लोग एग्जॉस्ट कर चुके हैं। आपने चुनाव से पहले जो ऐलान किए उनको अभी तक लागू किया नहीं है। मतलब जनता को आपने बनाया बेवकूफ, बातें आपने की देंगे मुफ्त रेवड़ियां, और जमीनी मुद्दों को आपने हवाई कर दिया कि उस पर बात ना करनी पड़े, हम ये देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं, हाथ में झुंझुना आ गया इन लोगों के।
देखिए, आपके प्रश्न में ही विरोधाभास है। कैसे आप सर? एक तरफ कह रही हैं कि आपने जो है वो कुछ भी नहीं किया, सरकार बनने के बाद कोई योजनाएं लागू नहीं की। हाँ। अगर हमने योजनाएं लागू नहीं की हाँ। तो फिर ये वित्तीय स्थिति खराब कैसे होनी थी? अच्छा। एक बात। दूसरी बात ये है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये बंद कमरों में बैठकर, जैसे भारतीय जनता पार्टी के विमल सिंह जी कह रहे थे, आंकड़े दे रहे थे, ये वातानुकूलित कमरों में बैठकर हिमाचल के आंकड़े नहीं आप दे सकते। आप उसके लिए हिमाचल प्रदेश की पूरी भौगोलिक स्थिति को देखकर जो है वो वहां पहले आना पड़ेगा। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। आप इन आंकड़ों से बाहर आकर पहले हिमाचल का जीवन देखिए कि हमारे बीच में किस तरह का जीवन है।